फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच का हम आज 7वां क्लास करेंगे। इसके पहले हमने 6 क्लासेस पूरी कर ली हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में पाचन को पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्लड, जिसको बोलते हैं रक्त, लहू या खून या रुधिर इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एजुकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। आपको बताना है कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अब एक होता है हिपैटोलॉजी, हिपैटो। तो देखिए, जहाँ भी हिपैटो आ जाए तो उसका मतलब ऊतक का अध्ययन। हमने पीछे आपको बताया था, अगर हिमेटो आ जाए तो ब्लड का अध्ययन। आप इसे याद रख सकते हैं। आगे आइए, देखिए, अब रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पूरे शरीर को एक कनेक्ट करके रखता है, इसलिए हम बोलते हैं एक कनेक्टिंग टिश्यू है। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। आगे, ब्लड का अगर पीएच मान आपसे पूछा जाए तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, जो एक प्राकृतिक रूप से हल्का क्षारीय होता है। आपको इसे बताना है। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लड अम्लीय होता है या क्षारीय, तो ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिए। आगे आइए, देखिए, समान रूप से एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है, जो कि शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। तो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति का शरीर अगर 70 केजी का है तो उसमें 7 लीटर ब्लड होना चाहिए। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अगर शरीर का वजन 70 केजी है तो उसमें 7 लीटर ब्लड होना चाहिए। आइए आगे, देखिए, अब रक्त का निर्माण कहाँ पूछा जाए कहाँ होता है, तो ये रेड बोन मैरो में होता है, इसे भी याद रखिए। आपसे पूछ लिया जाए रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अब देखिए, ब्लड को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिका। देखिए, प्लाज्मा 55% होती है ब्लड में और रक्त कणिकाएँ 45% होती है। अब प्लाज्मा क्या होती है? तो प्लाज्मा जो होती है एक रक्त का तरल भाग, जो रक्त का तरल भाग होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब प्लाज्मा में 92% तक जल होता है, ठीक है। तो कितना परसेंट जल होता है? तो 92% जल होता है। इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है और ये रंगहीन या हल्का पीला होता है, तो इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अब रक्त कणिका में देखते हैं 45% में क्या होती है। देखिए, इसमें आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स, जिसको हम बिम्बाणु कहते हैं, ये भी किसमें पाया जाता है? तो रक्त कणिका में पाया जाता है। तो ब्लड को 2 भागों में हमने बांटा था, प्लाज्मा और रक्त कणिका में। इसमें 55% आपसे पूछ लिया जाए 55% क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है, 45% क्या होती है? रक्त कणिका है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप शरबत घोलते हैं, शरबत, तो शरबत में पानी ज़्यादा डालते हैं, चीनी और नमक जो भी आप डालते होंगे वो कम डालते हैं, तो जो चीनी और नमक है वो रक्त कणिका है और जो पानी है वो प्लाज्मा है, ठीक है। आइए आगे। अब देखिए, एक नोट देख लेते हैं। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसको हम सीरम कहते हैं, ठीक है। सीरम क्या होता है आपको पता करना है। तो सीरम जो है फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा जो होता है उसको हम सीरम कहते हैं, ये भी याद रखिए। आगे आते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे हम रक्त कणिकाएँ में आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल, जिसको लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आपको अगर कहीं भी आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या लाल रक्त कणिकाएँ लिखा हुआ न मिले, अगर एरिथ्रोसाइट मिले तो इसका मतलब भी होता है आरबीसी। अब यदि पूछा जाए आपसे इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। और यदि आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा जाए तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसको प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली को बोला जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। अब देखिए, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, अगर शरीर का ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसी भी कहा जाता है तो ये प्लीहा या स्प्लीन को ही कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। कब्रिस्तान प्लीहा को ही कहा जाता है और ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि सभी ब्लड इसी जगह इकट्ठा होते हैं। अब देखिए, इनकी संख्या पूछ लिया जाए तो मेल में 55 लाख प्रति घन एमएम होता है और फीमेल में 45 लाख प्रति घन एमएम होता है, तो इसे भी याद रखिए। आगे, मलेरिया एवं एनीमिया रोग में आरबीसी प्रभावित होता है। तो आपको अगर मलेरिया या एनीमिया रोग में पूछा जाए कौन प्रभावित होता है, तो आरबीसी प्रभावित होती है। आगे,
अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊँट और लामा इसके अपवाद हैं। क्या अपवाद है भैया? तो भैया जी अपवाद हैं कि ऊँट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, और जितने भी जीव हैं उनके अगर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केवल ऊँट और लामा में पाया जाएगा। अब देखिए लामा क्या है? लामा एक प्रकार का जानवर है जो कहाँ पर पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में पाया जाता है। आगे भैया जी देखिए, अब एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ऊंचाई या पहाड़ों में रहने वाले के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है? जो ऊंचाई पर रहते हैं तो उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा जाए बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऊंचाई पर O2 की मात्रा कम होती है। अब देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर में जो है कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए इसीलिए जो ठंडे प्रदेश और ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं उनके जो होते हैं शरीर पूरे लाल लाल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है। अब देखिए आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, इसी कारण उसका जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। और देखिए हीमोग्लोबिन में Fe धातु जो फेरस आयरन पाया जाता है। आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो Fe, जिसको आयरन कहते हैं या लौह कहते हैं। अब देखिए इसी जगह से पढ़ रहे थे हमने जो पढ़ा था क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। कुमार गौरव सर वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है और प्रीवियस से जो आया हुआ है। तो आप इसे नोट करिए, हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं हमारा जो है कि WBC श्वेत रक्त कणिका, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ल्यूकोसाइट, इसका अगर बायोलॉजिकल नेम पूछा जाए तो ल्यूकोसाइट होता है, और इसे हम शरीर का सैनिक या आर्मी या गार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्मी, सैनिक या गार्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये रोगाणुओं का भक्षण करती है। WBC संख्या लगभग 10,000 होती है। जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 2 सप्ताह या 15 दिन होता है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए एक नोट है कि अगर पूछा जाए WBC की अगर अनियंत्रित वृद्धि होने लगे, अगर शरीर में WBC की अनियंत्रित वृद्धि होने लगे तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम ल्यूकोमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोमिया बोलते हैं, जिसको इसी का नाम से हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। जो ल्यूकोमिया होता है इसी को हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए WBC 2 प्रकार की होती है, एक होती है कणिका रहित, एक होती है कणिका युक्त। ठीक है, तो कणिका रहित और कणिका युक्त। अब देखिए कणिका रहित जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुअल, क्या बोलते हैं? ग्रेनुअल, सॉरी अग्रेनुअल, इसको बोलते हैं अग्रेनुअल कणिका रहित। देखिए इसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कौन सी होती है? कणिका रहित होती है या अग्रेनुअल होती हैं। देखिए मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है, इसे भी याद रखना है। अब आगे हमारे कणिका युक्त जो इसको बोलते हैं ग्रेनुअल, इसमें न्यूट्रोफिल इसकी संख्या सबसे अधिक होती है, और बेसोसिल संख्या में सबसे कम होती है, और एस्नोफिल जो होती है, ये 3 टाइप की जो ग्रेनुअल कणिका रहित WBC होती है। आप इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं भैया जी, अब आगे हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है? बिम्बाणु, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। देखिए हम आरबीसी को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट बोलें, ठीक। और WBC को हम क्या बोलें भैया? ल्यूकोसाइट बोलें। WBC को क्या बोलें? ल्यूकोसाइट बोलें। और अगर प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसका नाम एक बिम्बाणु भी है। आगे आते हैं भैया जी, अब इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जो रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में ये काम करता है। तो इसे आप याद रखिए, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? ये रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है। अब इसे भी याद रख सकते हैं। और जीवन काल इसका होता है 1 सप्ताह, जो 7 से 8 दिन तक होता है। अब देखिए डेंगू रोग जो होता है ना, डेंगू रोग, तो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया और एनीमिया में कौन प्रभावित होता है? तो आरबीसी। लेकिन डेंगू में कौन प्रभावित होता है? तो प्लेटलेट्स प्रभावित होती है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए हमने ब्लड को देख लिया, सभी कंपोनेंट को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, जो समूह रक्त समूह होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर 1902 में किया था। रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? तो एंटीजन जो होता है वो रक्त समूह का निर्धारण करता है, इसे याद रखिए। अब आगे आते हैं भैया जी, अब एंटीजन क्या होता है? आपसे पूछा जाए एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन जो होता है आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो आरबीसी की सतह पर जो मान लीजिए ये आरबीसी है, इसके सतह पर जो छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं उसी को हम
एंटीजन कहते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की। इसे हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी याद रखिए। अब आगे आते हैं भैया जी। अब देखिए ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है। देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उस पर एंटीजन ए है। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब कि इस पर एंटीजन बी है। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब कि उस पर दोनों ए और बी दोनों उपस्थित हैं। अब ये देखिए ब्लड ग्रुप अगर जिस पे एंटीजन जो होता है, अगर आरबीसी पर अगर कोई भी एंटीजन ना हो, नील मतलब कोई भी एंटीजन ना हो, तो उसको हम ब्लड ग्रुप 0 या 0 या ओ कहते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी कर दिया जाता है तो इसीलिए इसको ओ पढ़ लिया जाता है, लेकिन होता है ये 0। इसका मतलब होता है कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब होता है आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। आप पहली बार समझ रहे होंगे कि इसको हम 0 बोलते हैं, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है कि ब्लड ग्रुप जो आरबीसी पर होता है वो नील 0, कोई एंटीजन नहीं होता है। अब देखिए इसी के विपरीत जो होता है, एक एंटीबॉडी बॉडी में जो प्लाज्मा में जो होती है, प्लाज्मा में एक क्या बनता है, एंटीबॉडी बनती है। इसके विपरीत बनेगी। देखिए कैपिटल ए अगर जहाँ पर एंटीजन होगा तो वहाँ पर एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी, इसका उल्टा होगा, इसके विरुद्ध बनेगी। तो आप इसे भी याद रखिए। अब देखिए अगर एंटीजन कैपिटल बी है तो स्मॉल ए में एंटीबॉडी बनेगी। अगर कैपिटल ए बी एंटीजन है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ए भी याद रखिए। आगे आपको जब माता पिता में या बच्चे में संभावना ब्लड ग्रुप क्या होगी इसको समझने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर 0 मतलब कोई एंटीजन नहीं होगा, तो वहाँ पर दोनों एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी होगी। आप इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं भैया जी। देखिए रक्तदान। अब रक्तदान ब्लड डोनेशन कैसे होता है, अब इसे समझिए। देखिए इसके लिए 3 नियम हैं। ब्लड डोनेशन के 3 नियम हैं, अब इसे समझ लीजिए। देखिए नियम क्या है। तो देखिए पहला नियम है कि सेम वाले को देगा। मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो ए को देगा, अगर बी वाला है तो बी को देगा, और ए बी वाला ए बी को देगा, और ओ वाला ओ का। मतलब जो उसका ब्लड ग्रुप जो है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है तो ओ वाला को देगा। ठीक है, पहला हम नियम समझ गए। दूसरा नियम क्या हमारा भैया जी कि ओ वाला किसी को भी दे सकता है। तो आपने पढ़ा कि ओ जो है रक्त समूहदाता होता है, जो सर्वदाता होता है वो सबको देता है, तो ओ वाला सबको दे सकता है। देखो ए वालों को भी दे सकता है, बी वालों को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ वाला खुद ले ही सकता है। तो आप ये समझ गए कि नियम दूसरा क्या है, ओ वाला किसी को भी दे सकता है। अब अगला हमारा नियम है भैया जी तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है कि ए बी जो है किसी से भी ले सकता है। तो ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये किसी से भी ले सकता है। तो देखिए अब किसी से भी ले सकता है तो मतलब ए बी जो है ए बी से तो लेबे करेगा। अब ओ से भी ले लिया है, अब बचा ए बी, तो ए बी से भी ले लेगा, ए से भी ले लेगा और बी से भी ले लेगा। तो आपको समझ में आ गया 3 रूल कि ब्लड डोनेशन में कौन किसको लेता है कौन किसको देता है, ये आप समझ गए। आगे आते भैया जी। अब ब्लड ग्रुप निर्धारण कैसे किया जाता है कि अगर माता पिता में ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप जाएगा, इसकी संभावना क्या है, कितने % संभावना है, ये पूछा जाता है। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको अधिकतर करके पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। आइए समझते हैं, अच्छी तरह समझेंगे। देखिए अगर आपको ब्लड ग्रुप निर्धारण करना है तो देखिए माता का जैसे ए बी है, ठीक, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का भी ए बी है। तो आप इसको 2 भाग में बांट लीजिए। देखिए ए को इधर कर लीजिए और बी को इधर कर लीजिए, ए और बी में बांट लीजिए। अब इसे पिता का भी ब्लड ग्रुप अगर है ए बी है तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए, ए और बी में बांट लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो ए वाला है माता का ए ब्लड ग्रुप वाला, अब पिता के ए वाले से मिला लीजिए। पिता के ए वाले से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ए मिलेगा ए से तो क्या बनेगा भैया जी, तो डबल ए बन जाएगा। अब माता का ए वाला जो है पिता के बी वाले ब्लड ग्रुप से मिलेगा तो क्या बनेगा भैया जी, ए बी बनेगा। क्या बनेगा, ए बी। अब अगला है माता का बी वाला अगर पिता के ए वाले से मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। और यदि देखा जाए दूसरा अगर माता का बी और पिता के बी से मिलेगा तो बी बी बनेगा। क्या बनेगा, बी बी। अब देखिए यहाँ पर 4 ब्लड ग्रुप बन चुके हैं। कौन कौन 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन बन चुके हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए ए डबल ए बी और बी बी। तो अब जहाँ डबल ए है ना इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए होगा, जहाँ ए बी है तो इसका ए बी होगा, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और डबल बी है तो वहाँ पर ब्लड ग्रुप बी होगा। इतनी बातें समझे। अब देखिए यहाँ पर 2 बार ए बी आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100% कोई वस्तु है इसको 4 भागों में बांटें, देखिए 1 2 3 4 भागों में बांटें, तो देखिए जिसमें से ए बी
जो कि 2 बार आया, तो इसका मतलब 50% तो ए बी हो जाएगा, और ए और बी 50% हो गए तो 25% ए हो जाएगा और 25% बी हो जाएगा। तो इसका देखिए बच्चे में संभावना क्या है, ए बी 50% जाने की संभावना है, ए जाने के 25% है और बी जाने के 25% है। इतनी बातें समझ के आगे नेक्स्ट अगला उदाहरण देख लेते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर जो है कि माता और पिता, तो माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ए बी है, ठीक है। अब इसे मिलाते हैं। देखिए बी है, तो अगर बी अकेले आ जाए, कोई अगर ए बी आ जाए और बी आ जाए, तो अगर इसके साथ तो हमेशा ओ लेते हैं। क्या लेते हैं? ओ। क्या लेते हैं? ओ। ओ मतलब आप जानते हैं, ओ मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब एंटीजन आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो देखिए इसको हम 2 भागों में बांट लें, बी और ओ में बांट लें। अब ए बी को, इसमें ए बी तो 2 ही है, तो इसको बांट लेते हैं ए और बी में। इतनी बातें समझे। अब आइए देखिए बी वाला, जो माता का बी वाला, वो पिता के ए वाले से मिलेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए बी बनेगा। और माता का बी अब पिता के बी से मिलेगा तो बी बनेगा, बी बनेगा, बी बन जाएगा, इसको भी याद रखिए। और जो ओ है माता का ओ पिता के ए से मिलेगा तो ए ओ बनेगा, और माता का ओ और पिता का बी तो ओ बन जाएगा बी ओ। इतनी बातें याद रखें। अब देखिए ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, ए ओ तो ब्लड ग्रुप ए, और बी बी तो बी बन जाएगा, और बी ओ तो इसका बी बन जाएगा। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया, देखिए जो ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, ए ओ का मतलब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, अब बी बी का मतलब बी होगा, और बी ओ इसका मतलब बी हो जाएगा। तो देखिए ए बी एक बार आया, ठीक है, ए एक बार आया लेकिन बी 2 बार आया, तो इसका मतलब कि बी 50% आने की संभावना है, ए 25% आने की संभावना है बच्चे में, और ए बी जो है 25% आने की संभावना है। इसे भी याद रखिए। अब अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए जैसे माता का ओ है और पिता को है, तो इसमें कोई दूसरा नहीं, तो इसको हम 2 भाग में ओ हम तोड़ लेंगे। अब देखिए ओ को चाहे ओ से मिलाए तभी ओ बनेगा, अब इस ओ से चाहे ओ से मिलाए तभी, तो मतलब चारों ओ बन जाएगा, जिसका मतलब 100% बच्चे में क्या आ जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो अब बच्चे का निर्धारण कर सकते हैं कि माता पिता में अगर ब्लड ग्रुप ए है और पिता में ए है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा, इसकी संभावना क्या है, आप इसे समझ गए। तो आगे आते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे आर एस फैक्टर के बारे में। आर एस फैक्टर क्या है? इसकी खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। इसकी खोज रिसस नामक बंदर से हुई थी, इसलिए इसे आर एस फैक्टर कहा जाता है। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में सीधे पूछेगा कि डी एंटीजन क्या होता है। हमने तो एंटीजन ए बी और 0 ओ पढ़ा है, तो लेकिन अब डी एंटीजन क्या होता है? तो डी एंटीजन आर एस फैक्टर को ही कहते हैं, आप इसे याद रखिए। आगे देखिए अब आर एस प्लस का मतलब क्या होता है? मतलब आर एस प्लस फैक्टर का मतलब होता है कि उस पर आर एस फैक्टर जो उपस्थित होता है, आर एस माइनस कहीं लिखा मिल जाए तो इसका मतलब कि आपको आर एस फैक्टर अनुपस्थित है। देखिए जैसे ओ है, अगर ओ पॉजिटिव है तो उसका मतलब होगा आर एस फैक्टर उस पर उपस्थित है, और ओ निगेटिव कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब आर एस फैक्टर उपस्थित नहीं है। इसी तरह ए बी ब्लड ग्रुप है, इस पर अगर ए बी प्लस लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आर एच फैक्टर उपस्थित है, और ए बी माइनस लिखा जाए तो आर एस फैक्टर उपस्थित नहीं है, ये भी याद रखिए। आगे आते हैं भैया जी। अब देखिए कौन सर्वदाता होता है, कौन सर्वग्राही होता है। तो अब देखिए ओ माइनस जो होता है सर्वदाता होता है, आपको पहले बताए थे सर्वदाता। अब देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है, इसका मतलब आप किसी चीज़ को कोई चीज़ देंगे तो देते जाएंगे तो आप माइनस में हो जाएंगे, तो देते जाएंगे तो आप माइनस में चले जाएंगे। इससे याद रखिए कि आप जब किसी चीज़ को देते हैं तो सर्वदाता जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। अब एक महत्वपूर्ण और बात है, इमरजेंसी ब्लड ग्रुप कहा जाता है किसको भैया? ओ माइनस को। इमरजेंसी जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको अगर ब्लड उसका ज़्यादा बह गया है, उसको ब्लड चढ़ाना है, तो अगर उसको ब्लड चढ़ाया जाएगा तो उसमें पहले इमरजेंसी है तो उसको ब्लड टेस्ट नहीं किया जाएगा किस ग्रुप का है, तो उसको ग्रुप चढ़ाया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि सर्वदाता ओ है, तो सर्वदाता ओ है तो हम बिना जांच किए हुए उसको ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे इमरजेंसी में, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इमरजेंसी ब्लड ग्रुप। अब देखिए सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही में आता है हमारा ए बी पॉजिटिव होता है सबग्राही, क्योंकि ये सभी से ले सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे वो सबसे ले सकता है। आगे अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वैज्ञानिक शादी। ये वैज्ञानिक शादी क्या होती है, साइंटिफिक मैरिज क्या होती है, इसके बारे में देखिए। एक होता मेल, एक होता फीमेल। जब इसमें आर एस फैक्टर को लेकर देखा जाता है तो इसमें शादियाँ कैसे होती हैं, तो इसमें 4 कंडीशन बनती हैं।
4 कंडीशन कैसे बनती हैं कि देखिए, जब बच्चा इन दोनों के मतलब शादी होती है तो बच्चा जो होता है ना, कभी कभी वन बच्चा मतलब पहला बच्चा तो सही होता है, लेकिन सेकंड बच्चा जो होता है हमेशा डेड कर जाता है। तो इसी को हम वैज्ञानिक शादी बोलते हैं। मतलब जब भी किया जाता है तो इसको टेस्ट कराकर किया जाता है कि देखिए ऐसी कोई बात है तो उसको टेस्ट कर लिया जाता है, फिर उसका समाधान, उसका इलाज किया जाता है। तो देखिए इसमें 4 कंडीशन होती है। यदि मेल के ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर उपस्थित है और फीमेल के भी जो ब्लड ग्रुप है उसमें RH फैक्टर उपस्थित है तो दोनों की शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन नंबर 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। और कंडीशन नंबर 2, RH अगर फीमेल में अनुपस्थित है और RH निगेटिव फीमेल में भी अनुपस्थित है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शादी आराम से होगी, बच्चा भी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन है, अगर पुरुष का उसमें RH जो कि अनुपस्थित है और महिला में उपस्थित है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। दिक्कत आती है कंडीशन नंबर 4 में। कंडीशन नंबर 4 में यदि पुरुष में RH फैक्टर उपस्थित है और महिला में अनुपस्थित है, इसे याद करिए, नोट करिए, एग्जाम में पूछेगा कि जो वैज्ञानिक शादी होती है किसमें क्या उपस्थित होता है, तो RH फैक्टर जो है कि पुरुष में उपस्थित होता है और महिला में अनुपस्थित होता है, तब दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आती है भैया? तो इसके लिए हम देखिए कुछ 2 पॉइंट देख लेते हैं। पहले जब इसको समझने से पहले हम 2 पॉइंट देख लेते हैं। बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा जो गर्भनाल होता है, प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रभावित होता है, इसको याद रखिए, आगे समझने में आपको आसानी होगी। असमान एंटीजन और समान एंटीबॉडी एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, इसको समझने में आसानी होगी। आप ये 2 पॉइंट को नोट करके पहले समझ लीजिए। देखिए, बच्चे के जन्म के समय जो प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रभावित होता है, ये याद रखिए, और समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी साथ नहीं हो सकते। अब देखिए, मान लीजिए मेल है, उसमें RH फैक्टर जो ब्लड ग्रुप वो है उसमें RH फैक्टर उपस्थित है और फीमेल में वो जो है निगेटिव है, मतलब उसमें RH फैक्टर उपस्थित नहीं है। अब देखिए, इसको हम कैपिटल R से उपस्थित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इसको 2 भाग में, जैसे हमने ब्लड ग्रुप को निर्धारण करते हुए बताया था आपको, इसी तरह 2 भागों में बांट लेंगे, इसको भी और इसको भी 2 भागों में बांट लेंगे। अब देखिए, कैपिटल R को जब हम मिलाएंगे किसके, फीमेल से, तो कैपिटल R एक स्मॉल r तो बनेगा, कैपिटल R और स्मॉल r बनेगा। फिर उसके बाद कैपिटल R से और ये स्मॉल से मिलाएंगे तो कैपिटल R। इसी तरह हमको 4 जो है कि क्या मिल जाएंगे, कैपिटल R और स्मॉल r, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। तो इससे पता चला कि RH जो होगा, कैपिटल R और स्मॉल r पॉजिटिव होगा, वो 100% बच्चे में जाएगा। तो आप समझ गए, RH जो R कैपिटल R और स्मॉल r तो पॉजिटिव होगा, वो 100% बच्चे में जाएगा। आप इसे याद रख सकते, इसका मतलब कि उस पर RH फैक्टर उपस्थित होगा। आगे देखते हैं। अगला हम देख लेते हैं, सॉरी, चलिए अब देखते हैं। देखिए, शादी के बाद बच्चे में अगर RH फैक्टर उपस्थित होगा तो फर्स्ट बच्चे से जो होगा रक्त जो फर्स्ट बच्चे से रक्त जो है माँ के शरीर में पहुंचेगा, जिसमें RH फैक्ट इसके खिलाफ जो माँ के बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जब शादी के बाद जो बच्चे में RH फैक्टर उपस्थित होगा और जब जन्म के समय बच्चे से रक्त माँ के शरीर में पहुंचेगा तो RH फैक्टर के खिलाफ जो होगी माँ के ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएगी। तो आपको बताया था, पहले ही हमने 2 पॉइंट नोट कराया था, उसी में बताया था। अब देखिए, इससे क्या होगा, तो बच्चा इससे तो स्वस्थ होगा, कोई दिक्कत नहीं, पहला बच्चा तो एकदम स्वस्थ होगा, पहले बच्चे में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेकंड बच्चा होगा तो देखिए, सेकंड बच्चे में RH जो फैक्टर मेल में उपस्थित है और फीमेल में निगेटिव मतलब उपस्थित नहीं है, तो बच्चे में तो RH फैक्टर उपस्थित होगा, और जब बच्चा होगा तो ब्लड जो होगा कि बच्चे से माँ के शरीर में प्रभावित होगा। और यहाँ पर देखिए, पहले वाले में तो एंटीबॉडी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी, और वही एंटीबॉडी पहले से उपस्थित होगी। अब वही एंटीबॉडी जब उपस्थित होगी तो ये सेम एंटीबॉडी हो जाएगी। तो सेम एंटीबॉडी, समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, जिससे ब्लड क्लॉट कर जाएगा और बच्चा, सेकंड बच्चे की डेथ हो जाएगी। अब यही कारण होता है, इसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक शादी। और इस रोग को अगर हम पूछा जाए आपको क्या कहा जाता है, तो इस रोग को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इस रोग को कहते हैं। आपसे पूछा जाए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है, तो इसमें होता है कि फर्स्ट बच्चे का तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन सेकंड बच्चे की डेथ हो जाती है इस रोग में। अब देखिए, इसको हम शब्दों में समझ लेते हैं। शब्दों में कैसे समझेंगे, देखिए, अगर पिता का ब्लड ग्रुप
RH पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, तो पहली संतति के दौरान रक्त बच्चे से मां की ओर प्रभावित होगा, जिससे मां के शरीर में RH एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार होगी, जिससे बच्चा तो स्वस्थ होगा, फर्स्ट बच्चा जो हो तो स्वस्थ होगा। लेकिन अगली कंडीशन क्या होगी, अगर सेकंड बच्चा हुआ तो बच्चे में RH पॉजिटिव पहले से ब्लड ग्रुप होगा, अर्थात RH एंटीजन होगा और मां में पहले से RH एंटीबॉडी है और समान एंटीजन और एंटीबॉडी से सेकेंड बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहते हैं। अब इसे भी नोट लीजिए। आगे देखिए इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज ये है कि माँ के ब्लड से एंटीबॉडी खत्म करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद आप सेकंड बच्चा आराम से कर सकते हैं। आप चाहे जितने बच्चे कर सकते हैं, अगर सेकंड बच्चा थर्ड बच्चा करना होता है तो एक इंजेक्शन आता है जो को माँ को लगाया जाता है उसको एंटीबॉडी को ख़त्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर इजी एजुकेशन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।